Countrywide। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष 2025 के अंतर्गत सुनिए प्रमुख वैश्विक एजेंसियों द्वारा भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के आकलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। श्रोताओं, भारत की सामाजिक और आर्थिक तरक्की का आकलन विश्व की कई एजेंसियों ने समय समय पर किया है और बीते साल में यानी 2025 में वैश्विक एजेंसियों और दुनिया भर ने भारत को किस दृष्टिकोण से देखा, भारत की सामाजिक आर्थिक प्रगति का आकलन किस तरह से किया, आज की चर्चा का हमारा विश्लेषण यही है। और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान शरद कोहली जी आर्थिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कमल, आपको और आकाशवाणी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आज नए साल की शुरुआत है तो हम मुड़कर पीछे चलते हैं और 2025 में ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो भारत लगातार सामाजिक और आर्थिक प्रगति में अपने इंडेक्स को बढ़ा रहा है, कैसे दुनिया इस प्रगति को देख रही है। तो सबसे पहले विश्व बैंक ने जैसा कि कहा था कि भारत की में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है यानी अत्यधिक गरीबी है, उसमें पिछले 10 साल में भारत ने लगभग 17% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। 2010-11 में जो 18% से ज्यादा गांवों में भारत में गरीबी हुआ करती थी, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी अब 3% से जाकर कम हो चुकी है। तो आप किस तरह से इस उपलब्धि को देखते हैं और दुनिया जिस तरह से इसे देख रही है वो कितना महत्वपूर्ण है? पहली बात तो गरीबी को जो देखने का नजरिया है, मुझे लग रहा है उसमें नीति आयोग ने जो बदलाव किया और हमने गरीबी को एक अलग नजरिए से देखा, जिसको हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं। अगर हम इस एमपीआई के जरिए यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के जरिए देखें तो करीब करीब 25 करोड़ लोग इस समय गरीबी की रेखा से उठ के न्यू मिडिल क्लास में आए हैं। और इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जो आकलन करने का तरीका है, उसमें लिविंग स्टैंडर्ड को लिया गया, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, बहुत सारे ऐसे पैमाने बनाए गए। तो मैं समझता हूँ भारत सरकार ने जो दूर दराज के गांव में पहुंच के, और जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लास्ट मैन इन द क्यू, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, वहां तक पहुंच के चाहे जल की सुविधा हो, चाहे बिजली की सुविधा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पोषण योजना हो, महिलाओं को गैस पहुंचाने की योजना हो, कुकिंग गैस की बात कर रहा हूं मैं, तो बहुत सारी ऐसी स्कीम सरकार ने लॉन्च करी, जिसके जरिए मुझे लगता है लोग जो पिछड़े इलाकों में रहते थे और जो बिल्कुल कटे हुए थे मेन स्ट्रीम से, जिसको बोलते हैं हम अर्थशास्त्र में, उनको जोड़ा गया और आज वो व्यक्ति अपने आप को पिछड़ा महसूस नहीं करता है। देखिए, जब हम गरीबी की बात करते हैं तो गरीबी एक 5 लाख जिसके बैंक अकाउंट में है वो भी अपने आप को गरीब समझ सकता है, और एक व्यक्ति जिसके बैंक में 10,000 है वो अपने आप को अमीर समझ सकता है। आपका देखने का नजरिया है। सवाल ये उठता है कि क्या आपको जो बेसिक सुविधाएं हैं, क्या आप तक वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। ये एक नजरिया, नया नजरिया देखने को मिला और ये बहुत सकारात्मक तरीका था देखने का। तो 25 करोड़ लोग निकल के आए और दुनिया इस बात को देख के हैरान है कि जिस देश को पिछड़ा माना जाता था, जिस देश को गरीबों का देश माना जाता था, जहाँ गरीबी की चर्चा विश्व भर में होती थी, आज वो नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। यही हमको वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में देखने को मिला कमल। और इसमें जरूरी बात यह कि वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा जो इनकम इनइक्वालिटी है, यानी आर्थिक असमानता है, आपकी आय में असमानता है, वो भी भारत में चाइना और यूएस से भी आगे जाके, जो इसको गिनी इंडेक्स हम कहते हैं, आज वो गिनी इंडेक्स हमारी 25.5 पहुंच चुकी, यानी कि आर्थिक असमानता भी कम हुई है। जबकि अमूमन ये बोला जाता है कि भारत में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है, पर आप अगर पूरे देश के लेवल पे देखें तो इसमें बहुत अंतर आया है। और एक और उपलब्धि जो चर्चा का केंद्र रही 2025 में, जैसे कि आईएमएफ की भी रिपोर्ट कहती है कि भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यानी भारत की जो यूपीआई प्रणाली है, जिसके जरिए पूरा भारत अब डिजिटल लेन देन करता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल लेन देन प्रणाली बन चुका है। और इस रिपोर्ट में कहा भी गया था कि 49% दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में ही यूपीआई के जरिए हो रहा है। आपका भी मैं इस पर विश्लेषण लेना चाहूंगा। आप सच पूछे तो आर्थिक विश्लेषक होने के नाते मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही है कहने में कि ये क्रांति आई है, और इसमें दुनिया के जो विकसित देश अपने आप को बताते हैं वो भी भारत की इस मोर्चे पर तरक्की देखकर हैरान है। क्योंकि अगर 25-30 करोड़ ट्रांजैक्शन आपको एक पर्टिकुलर दिन में, एक महीने में देखने को मिले, तो ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। एक सड़क पे नारियल बेचने वाले से लेकर और बड़े बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेकर और आपके रोजमर्रा की जरूरतें, भले ही गृहणियां हों, भले ही स्टूडेंट्स हों, आपस में लेन देन का उनको एक नया तरीका मिला। और ये रियल टाइम में पैसे ट्रांसफर करना, आपके सारे बैंक अकाउंट समाहित होकर यूपीआई इंटरफेस में आ जाना, बहुत ही मैं समझता हूं क्रांतिकारी कदम था।
और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मैं इसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये जो क्रांति भारत में लाई। आपके वॉलेट से ज्यादा लोग आज जेब में पैसा लेके नहीं निकलते, उनको कोई चिंता नहीं होती, उनको मालूम है कि उनके हाथ में एक ऐसी पावर है कि कहीं भी वो कभी भी किसी भी वक्त हालात में पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और प्रमुख संस्था है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एक रिपोर्ट का भी हम जिक्र करना चाहेंगे जो 2025 में ही आई थी कि भारत में जो सोशल कवरेज है यानी सामाजिक सुरक्षा का जो कवर है, जो 2015 में करीब 19% लोगों को ये योजनाएं कवर करती थी, अब वो बढ़कर 60% से ज्यादा करीब 65% के आसपास पहुंच चुका है और इसमें 94 करोड़ लोगों तक ये सामाजिक सुरक्षा या कल्याणकारी योजनाएं सरकार की लोगों तक पहुंची हैं। तो लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, तो निश्चित तौर पर उनकी सामाजिक आर्थिक तरक्की होती है। तो कैसे भारत के इस दृष्टिकोण को आप देखते हैं? जी हाँ, बार बार ये कहा जाता था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और देश में अंदर भी कि भारतीयों के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, सामाजिक सुरक्षा की यहाँ पर कमी महसूस करी जाती है। 45% उसमें अंतर आया है, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आज आम भारतीय, और इसके लिए मैं नेशनल पेंशन सिस्टम है, नेशनल पेंशन स्कीम है, उसको मैं बहुत हद तक क्रेडिट देता हूं। इसके अलावा अटल पेंशन योजना है, बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे प्रोविडेंट फंड और ईएसआई वो तो बहुत पहले से चल रहे हैं, पर उसमें ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर उसमें से जुड़ा होता था। आज ये ऑर्गेनाइज सेक्टर से हटकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर और जो लोग स्वयं व्यवसाय करते हैं उन तक भी ये सुविधा पहुंचना, मुझे लगता है इससे ये बदलाव देखा गया है। क्योंकि सिर्फ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे उनके पास प्रोविडेंट फंड होता था, ईएसआई होता था, जिसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स आप बोलते हैं। पर आज जब से अटल पेंशन योजना और एनपीएस जैसी स्कीम्स आई हैं, तो सामाजिक सुरक्षा और जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसने मुझे लगता है गांव गांव में जाके छोटे छोटे जो लोग हैं बहुत ही सस्ती दरों पर ₹1 ₹2 प्रतिदिन के दर पर आपको बीमा मिलना और बड़ा बीमा मिलना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवच आपके इर्द गिर्द बनाता है। जिस रफ्तार से ये पेनिट्रेट कर रहा है, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि विकसित भारत का सपना तो 2047 का है और उससे बहुत पहले हम 100% भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान कर पाएंगे। और भारत विकास के साथ साथ सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के साथ भी आगे बढ़ रहा है और 2025 में ही ये एक सकारात्मक खबर भारत के पक्ष में रही कि जो यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किए हैं उसमें किस तरह से भारत लगातार तरक्की कर रहा है और पहली बार भारत 100 प्रमुख देश हैं उसके अंदर श्रेणी में आया है, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो या स्वच्छ ऊर्जा हो और तमाम चीजें। तो भारत का जो सतत विकास का मॉडल है वो भी विकास के मॉडल के साथ जारी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, 99वें स्थान पर भारत आ गया है। आपको याद होगा कि जब कॉप की मीटिंग निरंतर होती रहती है उसमें प्रधानमंत्री जी ने 2070 का वादा किया था और हम उससे बहुत आगे चल रहे हैं। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, भले ही वो क्लाइमेटिक हो या वो और प्रकार से हो, और जिस तरीके से हम ग्रीन एनर्जी को अपने बड़े बड़े शहरों में, गांव में बायोफ्यूल हो, सोलर हो, विंड एनर्जी हो, जिस प्रकार से हम उसको अपना रहे हैं, और जब से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आई है, मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास छत है उनको एक नया आयाम मिला है, जहां सरकार की भागीदारी से वो सस्टेनेबल बिजली खुद उत्पादन कर सकते हैं, उसमें से कमाई भी कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत की इतनी लंबी छलांग ये बताती है कि सरकार का संकल्प है कि जल्द से जल्द हमें केवल विकास नहीं करना है। अगर हम आज 8.2% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो ये विकास आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से दूर ले जा सकता है, परंतु ऐसा हुआ नहीं है। हम न केवल तेज रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं बल्कि हम उसको सस्टेन करने वाली ग्रोथ दिखा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा, कमल, अगर आप इसका उदाहरण लें तो चीन ने जब 1990 और 2000 के दशक में बहुत तेज रफ्तार से ग्रोथ करी तो अचानक से उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समस्या वहां पर देखी जाने लगी। मुझे लगता है वहां से सरकार की अपनी जो संज्ञान लेते हुए और इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं इस समय देश में चल रही हैं जो कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही हैं। तो ना केवल हम तेजी से बढ़ते हुई अर्थव्यवस्था है बल्कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आज हम अपने आप को कह सकते हैं, और ये 99वें पोजीशन इस बात को सामने दिखा देती है। जी, अगर हम आर्थिक पक्ष की भी बात करें तो भारत की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो स्थिर नीतियां हैं, उसमें हमने ये भी देखा कि जो S&P ग्लोबल है उसने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाया। 18 साल बाद एक मुकाम S&P ग्लोबल ने दिया, तो इस उपलब्धि को भी आप कैसे आंकते हैं? 18 साल बाद हम BBB कैटेगरी में आए। जी। अब जो श्रोता हमको सुन रहे हैं वो नहीं समझ पाते कि BBB का क्या मतलब है, तो BBB हमको स्टेबल टू पॉजिटिव कैटेगरी में डाल देता है। तो स्टेबल कैटेगरी का मतलब है कि आप आज एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके सारे आर्थिक पैमाने हित में चलते हैं, सारे आर्थिक पैमाने बहुत उच्च स्तर पर हैं। और मैं अगर कुछ एक का नाम लेना चाहूँ कमल, तो मैं अपने हमारी परचेज मैनेजर्स इंडेक्स की बात करिए जो सर्विसेज सेक्टर में 60 से ऊपर है, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $700 बिलियन है, हमारी टैक्स
टैक्स कलेक्शंस जिसमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों टैक्स कलेक्शंस लगातार बढ़ रही हैं। आप अगर यहाँ पर कैपिटा इनकम लें जो कि अभी कुछ ही वर्ष पहले $2200 होती थी, आज वो $2700 को पार कर चुकी है। जीडीपी हमारी 8.2% पे बढ़ रही है। और यही नहीं, जिस रफ्तार से अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जिस रफ्तार से गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर लाया गया है, ये साफ इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये बीबीबी रेटिंग खाली एक रेटिंग नहीं है, ये भारत की आर्थिक दशा और भारत की आर्थिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से बयान करती है। और एक और बड़ी छलांग इनोवेशन के क्षेत्र में भी देखी जा सकती है, क्योंकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 में आंकड़ों के मुताबिक 81वें स्थान पर हुआ करता था, जो अब 38वें स्थान पर पहुंच चुका है। भारत की इस बड़ी छलांग को आप देखते हैं और आगे आने वाले समय में क्या परिदृश्य आपको नजर आ रहा है? आप कोई भी क्षेत्र उठा लें, अभी हमने थोड़ी देर पहले फिनटेक की बात करी, फिनटेक में भारत अपना लोहा मनवा चुका है दुनिया के आगे। स्पेस टेक्नोलॉजी को हम कभी ना भूले जब हम इनोवेशन की बात करते हैं। आज भारत ब्लू बर्ड जैसे सबसे भारी 6500 किलो के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जाके छोड़ सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये भारत की इनोवेशन के ऊपर एक स्टैंप लग जाती है कि भारत आज कहां पहुंच चुका है। छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे जिलों से निकल के आते हैं, उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से निखारा है कि वो आज विश्व भर में उनकी चर्चा होती है। और जिस प्रकार से भारत सरकार का ने प्रोत्साहन दिया है, हम देखें कि पिछला बजट अगर आप उठा के देखें, पर पिछले बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, अनुसंधान पर और रिसर्च पर जिस तरीके से एलोकेशन किया गया, तो भारत सरकार भी इस बात को जानती है कि हमारे देश में टैलेंट की, हमारे देश में काबिलियत की कमी नहीं है, सिर्फ जरा सा उनको सहारा देने की जरूरत है और वो सहारा भारत सरकार पूरी तरह से दे रही है। जी, अंत में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे भारत की डिजिटल स्किल के बढ़ता प्रोत्साहन या उस क्षेत्र में जो आज का युवा अपने करियर को भी देख रहा है और भारत की प्रगति भी हम डिजिटल स्किल के माध्यम से देख रहे हैं। जैसे क्यूएस वर्ल्ड स्किल फ्यूचर इंडेक्स में भारत दूसरे स्थान पर रहा और कनाडा और जर्मनी जैसे देशों से भी भारत इस मामले में आगे रहा। तो भविष्य के लिहाज से कितना सकारात्मक संकेत है? जब हम इनोवेशन की बात कर रहे थे तो डिजिटल उसमें से एक क्षेत्र है बिल्कुल, जहां पर ये उल्लेखनीय प्रगति हुई है। और डिजिटल स्किल्स की हम जिस तरीके से पेनिट्रेशन है इंटरनेट का भारत में, और आज दूर दराज के गांव में आपको 5G के आने के बाद जो इंटरनेट की स्पीड मिल रही है, उस स्पीड ने उस ग्रामीण इलाके को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है, ऐसा मेरा मानना है। और ये डिजिटल स्किल्स आज भारत में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 12वीं क्लास से निकल के बच्चे आगे जा रहे हैं, उनमें डिजिटल स्किल्स वो अपने साथ लेके चल रहे हैं। और मुझे लगता है उनकी ये स्किल उनको बहुत तेज आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो डिजिटल स्किल ने तो एक ऐसा परिवर्तन लाया है भारत में कि जिसका उल्लेख मैं शब्दों में नहीं कर सकता। और अगर आज जीडीपी हमारी 8.2% है, तो मैं ये बहुत बुलंद आवाज में कहना चाहूंगा कि इस जीडीपी में कम से कम 1 से 2% योगदान हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी का है, हमारी डिजिटल तरक्की जो हमने आज तक करी है उसका है। और अंत में, क्योंकि आज तमाम अखबारों और तमाम मीडिया जगत में ये जरूर चर्चा है कि आने वाला 2026 का साल आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कैसा होने वाला है। सरकार ने बीड़ा उठाया है रिफॉर्म्स का, और अब हम अपने विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का, उससे मात्र 21 साल दूर हैं। आपको 2026 में जो रिफॉर्म्स का बीड़ा उठाया है, इसमें और तेजी आती दिखेगी। आपको जो बजट 1 फरवरी 2026 को जो रखा जाएगा, उसमें रिफॉर्म्स में और तेजी आएगी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी और उनकी सारी की सारी टीम इस बात के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हमें अब यहाँ से रुकना नहीं है। ये विकास की दर हमें 8.2 हो गई तो हम इसको एक अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्टिंग ऑन द लॉरल्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसके ऊपर बैठेंगे नहीं और हम इसको लगातार आगे बढ़ाएंगे। इसमें और रफ्तार लाने की कोशिश करेंगे जिससे दुनिया भारत की तरफ देख सके, अगर उसके पीछे दृढ़ संकल्प हो तो। जी, बहुत धन्यवाद शरद कोहली जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और इतना अच्छा और सरल शब्दों में विश्लेषण हमारे श्रोताओं के सामने आपने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष 2025 के अंतर्गत आप सुन रहे थे प्रमुख वैश्विक एजेंसियों द्वारा भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के आकलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। Countrywide